बिहार के एक गांव से निकला हुआ लड़का जब रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज था ये। बहुत अगर सही जानिए तो जब मैं वहां पहुंचा था मेरी उम्र उस समय केवल 17 वर्ष थी। दूसरे साल के लिए भी मुझे पैसा चाहिए था। वो दुर्भाग्यवश मेरे घर वाले, मेरे भाई जी चाहे दूसरे लोग नहीं दे पाए, समय पर नहीं दे पाए, सही वक्त पर नहीं दे पाए। भाई साहब ने कोशिश भी की लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि नहीं हो पाए। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हॉस्टल से, इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। तो मैंने एक पाकिस्तानी से कहा कि ऐसी बात है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। वो पाकिस्तानी बोला कि बहुत अच्छी बात है, मैं तो लैंग्वेज किया हूँ लेकिन मुझे लैंग्वेज बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा टीचर बनो, खाना पीना रहना मेरी तरफ से और $50 तुम्हारे पॉकेट खर्चे देते हूँ। मैंने कहा कि मेरे लिए काफी। सपना तो कारोबार करने का दिमाग में पाल लिया कि मुझे अब बिजनेस ही करनी है, लेकिन बिजनेस कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, किस प्रोडक्ट में करनी है, ये मेरे पास कोई प्लान नहीं था। केवल सपना बड़ा था, जेब में पैसा बड़ा नहीं था। लेकिन कोई उस समय मेरे साथ पार्टनरशिप करने के तैयार नहीं था। सबने मीन्स एक खाली जेब समझ के नहीं मिलके उसका फोन करना बंद, फोन करना, फोन नहीं उठाना। तो मैं समझ रहा था कि यहाँ बात नहीं बनने वाली, आगे। प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत से दूर रहते हैं, दूर जा बसे हैं, लेकिन उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। ऐसे ही प्रवासी जिन्होंने दुनिया में अलग अलग मुल्कों में जाकर भारत के लिए कामयाबी के झंडे भी गाड़े हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, भारत की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो प्रवासी की चिट्ठी में अमरउजाला.com की यही कोशिश है कि हम उनके संघर्षों से सफलता की कहानी को संजो सकें, पिरो सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो ऐसे ये खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से डॉक्टर अशोक तिवारी। सर, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com पे। और आज कोशिश करेंगे आपकी कहानी को सुनने की और उसे पिरोने की, ताकि हमारे दर्शक भी ये जान सकें कि आपके संघर्षों से सफलता की कहानी दरअसल क्या है और कैसे आज भी भारत के लिए आपका दिल धड़कता है। नमस्कार प्रणय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। मुझे अच्छे से याद है अशोक जी कि कोविड के काल में आपने जो दवाओं की मदद दी थी, और उस समय जब मेरी आपसे बात हुई थी कोविड के उस मुश्किल के दौर के अंदर, उस समय भी आपने कहा था कि हम यहाँ सब लोग परेशान हैं और हमारी कोशिश है कि हम भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, अपने माटी के लोगों के लिए अगर कुछ कर सकें तो हम अपने आप को कामयाब महसूस करेंगे। मैं इसी सवाल पर आना चाहता हूं कि उस भाव के साथ में जब आप बिहार से अपनी जन्मभूमि से रवाना हुए तो वो यात्रा कैसी थी, उज्बेकिस्तान कैसे पहुंचे और उसके बाद आपने कैसे इस मुकाम को हासिल किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिहार के एक छोटे से गांव छपरा जिला के अंदर जो आता है उसका नाम पकड़ी है। मैंने आज से 32 साल पहले 1992 में अपने गांव से कुछ बड़ा सपना नहीं, एक छोटा सपना लिए कि मैं बाहर जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहता हूं। इसी छोटे सपने के साथ मैं अपना गांव छोड़ा था और गांव छोड़ने के बाद मैं दिल्ली होते हुए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी जो खासकर जो बिहार से हम लोग का संबंध है, अगर अचानक मॉस्को पहुंचता तो समझ सकते हैं कि मॉस्को देखने के बाद उसकी क्या कल्पना रही होगी, कैसा वो सोच रहा होगा, उसकी सोच कैसी रही होगी। बेहतरीन शहर, बेहतरीन लोग, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके बावजूद हम लोग वहाँ पहुँचे और अपनी सबसे पहले वहाँ भाषा की पढ़ाई शुरू की। रूसी भाषा का एक्चुअली वहाँ का जो एक कोर्स है जिससे सारे जो जितने भी बाहर के विदेशी छात्र वहाँ आते हैं उनके लिए 1 साल की पढ़ाई होती है। 1 साल की पढ़ाई के बाद वहाँ एक हम लोगों को डिग्री दी जाती है कि अब आप यहाँ के किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने हिसाब से कोर्स का सिलेक्शन आगे के लिए कर सकते हैं। तो मैं जो सोच के गया था कि वहाँ मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और मुझे एक अभियंता बनना है, तो उस सिलसिले में मैंने अपनी भाषा की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग के फर्स्ट कोर्स में एक्चुअली एडमिशन लेने का मैं प्लानिंग कर रहा था, योजना बनाया था, लेकिन किसी कारणवश फाइनेंशियल जो कठिनाई होती है, आर्थिक कठिनाई की वजह से मैं दूसरे साल एडमिशन नहीं ले सका। पहले साल हुआ कि मैंने लैंग्वेज तो कर लिया, पूरा कर लिया।
अशोक जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि बिहार का लड़का और बिहार के एक गांव से निकला हुआ लड़का जब रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज था। ये वो लड़का जब मॉस्को पहुंचा था तो उसको पहला भाव उसके मन में क्या था? पहला भाव ये तो बहुत एक अपने आप में बहुत एक मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि एक छोटे से गांव से आकर एक होकर और इतनी दुनिया के मशहूर शहर, इतने अच्छे शहर में मैं पहुंचा कैसे, इसके लिए एक गर्व का बहुत ही एक अपने आप में एक महसूस महसूस कर रहा था। और मैं चाहता था कि इस शहर में, इस देश में मैं क्या कुछ करूं ताकि मैं यहीं का रह जाऊं, यहीं रहूं, यहीं काम करूं, यहीं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि वह शहर जो मॉस्को ऐसा एक शहर है, हो सकता है कि आपको जाने का मौका मिला होगा, जहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ आप वहाँ ऐसे गए कि यहाँ ये नई चीज़ें हैं, और इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित है कि हर एक इंसान को वहाँ रहने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है। लेकिन मैं लेकिन अशोक जी, डर नहीं लगा उस समय? बहुत, अगर सही जानिए तो जब मैं वहाँ पहुँचा था, मेरी उम्र उस समय केवल 17 वर्ष थी। 17 वर्ष की आयु में मैं मीन्स 1972, अगर 1972 मेरा जन्म हुआ था और 1992 अब हिसाब से तो 17 साल की उम्र में वहाँ पहुँचा था। तो डर इसलिए और लगनी शुरू होगी जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा जो छात्रावास था, छात्रावास की जो हेड थी, वो वहाँ की रूसी महिला थी, वो कह रही है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यहाँ भेजा कैसे, अभी तुम्हारा मूछ दाढ़ी भी नहीं आया है, तुम लोग को तो अभी घर पे रहना चाहिए, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? ये इतना बड़ा देश है, अलग अलग कल्चर है, अलग लोग हैं, अलग भाषा है, सब चीज अलग सोच है, तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम लोग के जज्बा था कुछ करने का, पढ़ाई को आगे शिक्षा बाहर जाकर करने का, इस वजह से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग अपनी पढ़ाई, सही बात है, अलग मुल्क जाना, इतने कम उम्र में पहुंचना जहाँ कोई आपकी ये आपकी जिद थी कि आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे? भारत में भी कहीं पढ़ सकते थे? बिल्कुल सही कर रहे हैं, हुआ है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक हम लोग जिस समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ हम लोग का जन्म हुआ, जहाँ परवरिश हुई, वहाँ से कोई भी अभी तक आसपास के गांव से कोई आदमी विदेश नहीं गया था। जहाँ तक मेरे पिताजी आज भी बता रहे थे, अभी तो उनका खैर देहांत हो गया, बताया कि उनका एक बहुत शौक था, चाहे मेरे बड़े भाई साहब वो आईआईटीएन हैं, वो भी उनका वही ख्याल था कि कोई आदमी बाहर पढ़ने जाए। तो मेरे पिताजी का भी वही ख्याल था कि कोई, हम लोग घर से आज तक सुने थे कि लोग विलायत पढ़ने जाते हैं, लेकिन विलायत कहाँ है, किसको कहा जाता है, किसी को पता नहीं था। लेकिन गांधी विलायत कहते हैं, सबको पता था गांव में, लेकिन विलायत किसको कहते हैं, जो बाहर का देश है। तो आपके पिताजी क्या करते थे अशोक जी? मैं बताना चाहता हूँ, एक वो कलकत्ता में एक जगह है 24 परगना जिला के अंदर, बजबज, वहाँ एक जूट मिल था, अभी भी चल रहा है वो जूट मिल, लगभग बंद हो चुका है तो बता रहे हैं। उसमें एक छोटे से, कहा जाता है कि एक कर्मचारी थे, तो वहाँ जो वहाँ जूट मिल में वहाँ जूट के बोरे बनते थे, तो उस बोरे में नॉर्मल वो निटिंग मशीन पे एक के कहा जाता है छोटे से ओहदे पर काम करते थे, और जितने उनके लेबर थे, वो लेबर के हेड कह सकते हैं, जिनको मॉनिटरिंग करते थे, ओवर शेयरिंग। तो आप लोग भी उनके साथ वहीं रहते थे? नहीं, अगर देखा जाए तो समय ऐसा था कि जो उनकी उस समय की आमदनी थी, जो तनख्वाह थी, वो उस समय उनको ये मीन्स सुविधा नहीं दे रही थी, ताकि परिवार के साथ, हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग 3 भाई एक बहन को वहाँ परवरिश कर सके, रख सके, तो हम लोग को बोले कि आप लोग गांव पर जाइए, गांव में खेती बाड़ी है, और मैं यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, आपको वही भेजना, वहीं से गांव के स्कूल से शिक्षा पूरा कीजिए। लेकिन उनका एक जिद जरूर था कि भले मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि 8th क्लास में ही अपने मजबूरी की वजह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर और कुछ मीन्स अर्जित करने के ध्येय से उन्होंने अपना गांव छोड़कर कलकत्ता के शहर चले गए। बिल्कुल, लेकिन अशोक जी, लेकिन ये बहुत सराहनीय और प्रेरक कहा जाएगा कि एक जूट मिल में काम करने वाला एक छोटा कर्मचारी जो है, उसने भी ये सपना जरूर पाला कि मेरे बच्चे न केवल पढ़ें बल्कि आईआईटी और विदेशी यूनिवर्सिटी जैसी जगहों तक पहुंचे। बिल्कुल, हाँ, बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद भी इतना बड़ा लक्ष्य रखना, मैं अपने आप को, इसलिए उनको मैं आज भी सलाम करता हूँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भले उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनका ये बहुत प्रण था। और हम लोग आज बता रहा हूँ, हम लोग के आज भी बहुत दूर दूर के गांव में हम लोग का आज भी एक संयुक्त परिवार है, आज भी हम लोग का परिवार अलग अलग नहीं रहता है। तो मजबूरी में उन्होंने सब कदम उठाना पड़ा कि सब छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर कहीं जाना, कुछ अर्जित करना, ताकि
छोटे भाई और बाकी जो बच्चे हैं वो अपने मीन्स पढ़ाई पूरी करें, अपना कम से कम कुछ जीवन अगर जीना है, कुछ खाना तो खाना पीने से चीजें होनी चाहिए। तो खेती तो एक तो था ही हम लोग का स्रोत, खेती के स्रोत के अलावा भी तो कुछ पैसा चाहिए ताकि आदमी उसको जिससे बाकी चीजें अपने को खरीद सके, जिस सके कपड़ा लाता है। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जाए कि उनका जो संघर्ष था उस संघर्ष ने भी एक सफलता तो जरूर गढ़ी कि आप विदेश पहुंच गए। वापस लौटते हैं आपकी कहानी पर। जब आप मॉस्को में थे, मुझे याद है 1992 का वो साल, यानी वो साल जब यूएसएसआर का, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, रूस एक देश के तौर पर उभरा ही था और बहुत सारा टर्बुलेंस था वहां पे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहा जा सकता है बहुत अव्यवस्थित थी रूस समय। उस समय का दौर आप कैसे याद रखते हैं? प्रणय जी, बहुत अच्छी एक पुरानी आप दिमाग में कहानी लाते हैं। जब हम लोग मॉस्को पहुंचे थे तो मॉस्को में उसी समय जस्ट सोवियत संघ का विघटन हुआ था, मीन्स मेरे जाने के 6 महीना पहले, 7 महीना पहले। और दुकानों में खाने पीने की मीन्स चीज अगर कोई थी तो मुश्किल से कहीं चावल मिलता था हम लोगों के लिए, मुश्किल से। और एक हम लोग को होता क्या था कि अपने हॉस्टल में, अपने छात्रावास में हम लोग को एक टोकन दिया जाता था कि इस दुकान में जाइए, इस दुकान में इस टोकन पे आपको एक चिकन का लेग पीस मिलेगा, आपको 200 ग्राम चावल मिलेगा, एक ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। इसी से आपको मीन्स 2-3 दिन गुजारने, हर 3 दिन पर हफ्ते में 2 दिन टोकन मिलता था। तो इस टोकन पर हम लोग वहाँ की जो जीने के लिए जो बहुत मीन्स जरूरी चीजें तो वही हम लोग खरीद पाते थे। बाकी नमक वमक ठीक है, उसका कोई ऐसे शॉर्टेज नहीं था, लेकिन खाने की कोई चीज अगर मिलती थी तो हम लोग को चिकन का एक लेग पीस, एक ब्रेड का हाफ पीस और चावल का 200 ग्राम के आसपास। उस युवा लड़के अशोक को कभी ये नहीं लगा कि मैं बिहार से जहां से निकला हूं, जो संघर्ष मैंने अपने आसपास वहां देखा है, यहां भी कहने को बड़ी दुकानें हैं, बड़ा शहर है, सुंदर शहर है, लेकिन जीवन की जो मुश्किलें हैं वो तो लगभग वैसी ही हैं उस समय खाने की राशनिंग का जो जिक्र आप कर रहे हैं? तो ये बात, हाँ, जब देखिए आदमी जब एयरपोर्ट से उतरा, जब रहना शुरू किया, तब उस समय की हकीकत पता चली कि जो जिस देश को, जिस जगह को, जिस घर को, जिस गांव को छोड़कर हम लोग आए हुए हैं, ये तो उस मामले में उससे भी बहुत बदतर है। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगा, ये सारी चीजें 6 से 8 महीने पूरी तरह बदल गई। मीन्स कंट्री में, देश में जो मॉस्को से पूरी रशिया में जो बदलाव आया टूटने के बाद, वो 6-7-8 महीने मीन्स 91 में कहा जाए तो कंट्री का इंडिपेंडेंस किया, स्वतंत्रता हासिल की, और 1991 में और 1992 के 3 के मिड तक सारी चीजें लगभग हम लोग को मिलनी शुरू हो गई थी। टोकन सिस्टम खत्म हो गया कि आपको खाने के लिए यही चीजें मिलेगी और बाकी चीजें आप नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ उतनी बड़ी हम लोग को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। तो फिर उसके बाद जब आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि पारिवारिक मुश्किलों के लिए, कुछ हालात के कारण आपको अपनी पढ़ाई भी जो है वो बीच में छोड़नी पड़ी थी मॉस्को में, तो वो क्या हुआ था? देखिए, होता क्या है कि जब मॉस्को जाने का हुआ तो अब एक सोर्स होता है, जो मेरे जान पहचान के सोर्स है, उन्होंने बोला कि पूरी पढ़ाई आपको एक राशि में पूरा कंप्लीट। वो राशि मुझे बड़े भाई साहब, आज वो आईटीटीएन है, और उन्होंने मेरी पहली राशि मुझे 55,000 रुपया दिया कि ठीक है, अगर इतनी राशि से तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो तो लेकर जाओ, तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो। लेकिन वो 55,000 रुपया जस्ट एक फीस के तौर पर ही था, तो मैंने फीस तो भर दिया, लेकिन वहाँ रहना, खाने पीने को तो, रहने और खाने पीने को तो पैसा चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से आग्रह किया कि ठीक है, भाई साहब तो फीस का पैसा दे चुके हैं, आप मुझे रहने खाने पीने कुछ पैसा दे दीजिए। जो मेरे मुझे जो वहाँ ले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि 200 के आसपास अगर तुम्हारे पास $US होंगे तो तुम अपना आराम से साल भर अपना खाना पीना खा सकते हो। तो $200, तो मैं अपनी माँ से आग्रह किया कि माँ अगर हो सके तो। माँ कह रही है कि पूरी जिंदगी की पूरी कमाई, अगर आप जानते होंगे बिहार से, पता नहीं सब जानते हैं कि मचान होता है घरों में, ऊपर थोड़ा बनाया जाता है जहाँ लोग अपने सामान, घर का बक्सा, कुछ चीज छिपा कर रखते हैं कहीं मचान के अंदर। तो मेरी माँ उस समय एक मिट्टी के घड़े के अंदर, राख के अंदर 14,000 रुपया जमा करके रखी थी। तो वो कलकत्ते में मैं गया, कलकत्ता से बोली, वो निशाना बताई कि जाओ मचान के ऊपर एक मिट्टी की घड़ा है, उस घड़े के अंदर, राख के अंदर मैं 14,000 रुपया रखी हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो अगर तुम्हारी उस राशि से तुम्हारा अगर कुछ काम बन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तुम जाओ। फिर मैं वापस कलकत्ता बचपन से वापस लौटा गाँव में वही 14,000 रुपया उठाया और जाकर उसको चेंज कराया।
तो उस समय मुझे पता था कुछ उस समय डॉलर का रेट बहुत सस्ता चल रहा था, तो मुझे पता है कि $220 के आसपास मैं उसमें करेंसी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उतना मेरे पास हो गया, जो साल के खर्चे के लिए काफ़ी था। तो उनका 14,000 रुपया, भाई साहब का 55,000 रुपया लेकर मैं प्रस्थान किया। लेकिन हुआ क्या कि वो मेरे लिए 1 साल का ही हर चीज़ था। दूसरे साल के लिए भी मुझे पैसा चाहिए था, वो दुर्भाग्यवश मेरे घर वाले, मेरे भाई जी चाहे दूसरे लोग नहीं दे पाए, समय पर नहीं दे पाए, सही वक्त पर नहीं दे पाए। भाई साहब ने कोशिश भी की, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि नहीं हो पाया। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हॉस्टल से, इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। इसमें कहने मुझे शर्म नहीं आती, हाँ निकाल दिया गया, क्योंकि अब समय पर आपको तो फीस भरना है। तो मैं निकल गया। अब निकलने के बाद की कहानी बहुत ही ऐसी है कि जिसको बहुत मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि अब मैं सोचा कि मैं जाऊँ कहाँ। तो मेरे सबसे अच्छी बात क्या रही कि मैं लैंग्वेज का जो रूसी भाषा की पढ़ाई की थी, अपने ग्रुप का टॉपर रहा। जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो नंबर 1 रशियन स्पीकिंग में था अपने ग्रुप में। तो मेरे ग्रुप में पाकिस्तानी, वियतनामी, चाइनीज, उसके बाद हम लोग के नाइजीरिया, तंजानिया, तो कुछ 17 कंट्रीज के लड़के उस समय लैंग्वेज पढ़ रहे थे मेरे साथ। तो मैंने कहा, मैंने उन जो पढ़ रहे थे उसमें मैं सोचा कि इंडियन के पास जाऊंगा तो अपनी हालात मैं बताऊंगा, तो मुझे खुद थोड़ा शर्म आ रही थी कि हो सकता है कि ये बातें थोड़ा अपने समाज में फैलेगी तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने एक पाकिस्तानी से कहा कि ऐसी बात है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो पाकिस्तानी बोला कि बहुत अच्छी बात है, मैं तो लैंग्वेज किया हूँ लेकिन मुझे लैंग्वेज बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा टीचर बनो, तुम मुझे ट्यूटर बनो मेरा, और मैं तुमको रहने के लिए घर देता हूँ, मेरे घर में रहो, मुझे रशियन पढ़ाओ, और खाना पीना रहना मेरी तरफ से, और $50 तुम्हारे पॉकेट खर्चे दे दूंगा। मैंने कहा कि मेरे लिए काफी है। अशोक जी, कभी लगा कि सपना, जिस सपने को लेकर गांव से निकले थे, वो सपना टूट रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही। अगर देखिए, कहना बहुत ही आसान है कि जो सपना मैं सोचा हूँ पूरा हो जाएगा, लेकिन उस सपने को पूरा करने के पीछे मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आदमी, देखिए एक चीज जरूर था कि मेरा सपना टूटा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं, समय ऐसा चल रहा है, इस समय को मैं अपने मीन्स फेवर में, अपने संदर्भ में ढाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कठिनाइयों का सामना बहुत लंबा करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये भी साल गया, अगला साल भी मेरा जाया हो जाएगा। लेकिन जिस पाकिस्तानी के पास मैं रह रहा था, वो पाकिस्तानी थोड़े उनके ताल्लुकात, वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के, उनसे बहुत अच्छा ताल्लुकात थे। तो उन्होंने मुझे एक जीवन दान का से दिया। उनका नाम आतिफ खान है, अभी भी हैं लोग, आज भी हम उनसे। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, तुमको अगर आगे जो तुम सोचते हो, कि मैं अपनी बताते रहता मुझे करना क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे एक पढ़ाई शुरुआत करनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक मेरे जान पहचान के हैं, उनके पास तुम नौकरी। ये कहानी अपने आप में रोचक है अशोक जी। यानी एक भारतीय बच्चे को, जो कि बिहार के गांव से निकला है, उसकी पढ़ाई के लिए एक पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो मदद करता है, और मदद करते हैं पाकिस्तान के कारोबारी वहां के एक भारतीय बच्चे की। जी बिल्कुल सही, आतिफ खान उनका नाम है। और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नौकरी जाकर कल से ज्वाइन कर सकते हो, और मैं बात कर लूँगा, तुम्हारी तनख्वाह यहाँ हम लोग $50 तुमको देते ही है, रहना खाना है ही, और वहाँ तुमको $250 की सैलरी तुम ज्वाइन कर लो। तो मैं वहाँ गया, वहाँ के डायरेक्टर थे मिस्टर टिमोटी लैम, ब्रिटिश कंपनी थी, और ब्रिटिश कंपनी में, तो कभी आपके मन में कोई डर या शक का सवाल नहीं आया इस दौरान? ऐसी जिज्ञासा मैं पूछ रहा हूँ। डर किस मामले में? एक ही था कि अगर मुझे पुलिस कहीं भी देख लेती है ना, तो इलीगल होने के नाते मुझे तो अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार करके कहेगी कि चलो भाई अब तुमको डिपोर्ट करता हूँ। तो मुझे एक ही डर क्या था कि वापस नहीं लौटना है बिना अपना लक्ष्य पूरा किए, अपने संघर्ष ही करना है। अब मैं संघर्ष के रास्ते पर चल गया हूँ, तो इसको वापस नहीं छोड़ना है मुझे। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर पुलिस की मैं कस्टडी में कहीं चला जाऊं, अगर ड्यू टू लैकिंग ऑफ वीजा रेगुलेशन, तो उसमें यही होगा कि पुलिस मुझे इमीडिएट डिपोर्ट ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। अच्छा, डिपोर्ट के लिए कंडीशन क्या होता है कि आपको टिकट का पैसा सरकार को भरना पड़ेगा, तभी आपको डिपोर्ट करेगा, जेल में रखेगी, कि जब तक आपका टिकट कोई इशू नहीं करेगा तब तक आप जेल में रहिएगा। तो ये चीजें, मुझे यही चीजें डरा रही थी, बाकी मुझे कोई चीजें डर। तो मैं कहा कि ठीक है, तो मैं कहा कि अब इसके लिए मुझे खाली पुलिस से बचना है। लेकिन
ये चीजें जब होने लगी तो जो पाकिस्तानी भाई साहब थे उन्होंने एक अपना एक बहुत अच्छा सोर्स यूज किया और अपने ताल्लुकात से मुझे क्या किया कि जिस इंस्टीट्यूट से मुझे निकाला गया था उस इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करके उन्होंने, मैं भी गया था, खैर इंस्टीट्यूट मुझ पर तो बहुत नाराज थी कि तुम, क्योंकि इंस्टीट्यूट से मैं टाइम ले गया, एक बार दो बार तीन बार, तो अपना ट्रस्ट में खो गया था, अपना विश्वास उनके साथ खत्म कर दिया था, क्योंकि मैं फाइनली 3 रिक्वेस्ट के बाद भी उन्होंने एक्सटेंशन दिया, मैं फीस नहीं भरा तो निकाल दी, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे स्टूडेंट वीजा को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट्स कार्ड जो पुलिस को दिखाने वाली डॉक्यूमेंट होती है उसके मुझे 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया इंस्टीट्यूट वाले। तो हुआ क्या कि अब क्या हुआ, पुलिस को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट आ गया। तो डॉक्यूमेंट पहला स्टूडेंट कार्ड ही होता है, उसके बाद अगर वो सही नहीं है तभी पुलिस आगे की डॉक्यूमेंट की मांग करती है। तो मैं, अब क्या हुआ, मुझे एक $250 की जॉब मिल गई, रहने की जगह हो गई और स्टूडेंट्स कार्ड हो गया, जिससे मैं कहीं घूम सकता। यानी वो नाव जो लग रहा था कि संघर्षों के समंदर के अंदर पलट सकती है, वो कम से कम नाव जो है लहरों के ऊपर तैर पा रही थी। अब धीरे धीरे तैरना शुरू कर देते। एक किनारे से हम लोग, मीन्स एक जो टनल में मैं एक ब्लाइंड पूरा का अंधेरे के जो टनल में घुस चुका था जिंदगी के, अब मुझे कहीं दूर एक छोटा सा उजाला नजर आना शुरू हो गया था कि अब हो सके यहीं से मुझे एक आगे की रास्ता दिखाई देगा और हो सकता है कि टनल की अंधेरे टनल का अंत होगा और हो सकेगा कि मैं उस उजाले की तरफ अपने कदम को बढ़ाने में कामयाब। अंग्रेजी में फ्रेज भी है, लाइट एट द एंड ऑफ टनल। हाँ, लाइट एंड ऑफ टनल। तो वहीं मैं शुरुआत किया। तो अब हुआ कि टिमोथी लैम ने कहा कि चलो ठीक है, तुम जॉब ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैं सब बता चुका था कि मेरे पास वीजा एक्सपायर हो गया है और मैं इलीगल यहाँ नहीं हूँ। पर इन तमाम संघर्षों के बीच में क्या कभी लगा कि इससे तो वहां कोई छोटा मोटा काम ही कर लेते हैं, अब अल्टीमेटली तो केवल कमाना ही है, या आपको लगा कि नहीं, किसी भी तरीके से वापस इंस्टीट्यूट में पहुंचना है और अपनी पढ़ाई को पूरा करना है? हाँ, मेरा था कि नहीं, मैं जो सपना लेकर गांव से निकला हूं उसको मुझे पूरा करना चाहिए, जैसे भी करूं। तभी मैंने क्या किया कि उनके पास गया और मैं बोला कि सर, मैं कंपनी में काम 8 से 5 बजे करूंगा और 6 से लेकर आगे तक की पढ़ाई का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए पहले तो आपको फीस का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो लेकिन तनख्वाह जो थी, उस तनख्वाह से आप साल में $4000। कितनी फीस थी अशोक जी उस समय? कितनी फीस थी उस समय? नियर अबाउट $3500 के आसपास, जो आज के भारतीय रुपए में कहा जाए तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास हो रहा था पर साल का फीस था वहाँ। तो और रहना खाना पीने के लिए अलग से जो $200-400 चाहिए, तो मिला जुला कर अगर साल में आपके पास $5000 की इनकम है तो आप अपना वहाँ पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सकते थे। तो उन्होंने एक मौका दिया मुझे। मेरे पहले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखे, वो परफॉर्मेंस देखने के बाद वो मुझे सबसे अच्छा एक जगह बताए कि तुम इलीगल हो तो तुमको तो अच्छा कोई मैं पोस्ट नहीं दे सकता हूँ, एज ए ट्रांसलेटर तुम ज्वाइन करो। तो मैं रूसी और इंग्लिश का अनुवादक वहाँ अपनी जॉब ज्वाइन किया। लेकिन समय ने एक बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट कब किया, जब उन्होंने एक मुझे प्रपोजल अलग से 2-3 महीने के बाद दिया, मीन्स 7वें-8वें महीने जॉब का हो गया था। उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूर हो, तुमको पैसा कमाने की बहुत ही मीन्स जरूरत है और तुम पैसा के पीछे अपने दिन रात लगा सकते हो, तुम ऐसा करो कि मेरे गोदाम में जितने फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका शेल्फ लाइफ 6 महीना से कम है, मीन्स मोर देन 80% खत्म हो चुका है और 20% बचा हुआ है, तुम जिस रेट पर चाहो मार्केट में बेचो, जो रेट पे तुम बेच सकते हो उसका आधा कंपनी को और आधा तुमको। मैंने कहा कि सर, इससे अच्छा कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जिंदगी में अब नहीं आएगी पैसा कमाने का। और उस समय उनके पास ह्यूज, जो कहा जाता है बड़ी मात्रा में ऐसी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि उनके पास 4000 फूड सप्लीमेंट का भंडार था। बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी है यूरोपा ट्रेडिंग हाउस। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस चैलेंज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दिए इसके लिए धन्यवाद। और मैंने क्या किया कि बहुत अच्छा, मेरे पास जो सोर्सेज थे, मैं जिस पाकिस्तानी के पास रह रहा था, तो एक मैं पाकिस्तानियों की टोली बनाया। पाकिस्तानी लोग थे और उनकी टोली बनाया कि तुम जितने लोग हो यहाँ के बड़े बड़े बाजार में जहाँ जहाँ प्रोडक्ट की सेल होती है, वहाँ तुमको सुबह खड़ा होकर एक छोटे से स्टॉल लेकर इस प्रोडक्ट को बेचना है, जिसका लिस्ट मैं उनको दे दिया। उसी समय से एक बिजनेस समझ में बात आनी शुरू की कि अब इतनी अपॉर्चुनिटी कैसे कैश करूंगा, क्योंकि लोग होंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँ, अकेले मैं क्या कर पाऊंगा। और उन लोगों को ऑफर किया कि जितना का तुम लोग डेली का जो भी सेल होगा, जो प्रतिदिन जो भी तुम लोग सेल करोगे, उसका आधा तुमके पास, आधा मुझे देना।
और आधा में आधा कंपनी को, आधा मेरे पास। ऐसे मौका मेरे पास आया कि मैं आपको प्रणव जी बता रहा हूँ कि 4 महीने के अंदर अंदर मेरे पास जो मिस रिक्वायर्ड अमाउंट थी, जितने पैसे की मुझे जरूरत थी, वो मैं कमा लिया। उतना 4 पैसा महीने में? 4-5 महीने के अंदर था। मीन्स 4-5 महीने के अंदर मैं कमाने के बाद अब मेरे दिमाग में बात आई कि अब मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, नहीं तो ये तो चीजें चलती रहेगी और फिर समय गुजर जाएगा और मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। यानी अशोक तिवारी को अर्जुन की आंख की तरह वो यूनिवर्सिटी की डिग्री दिख रही थी। हाँ सही था, लक्ष्य सामने अर्जुन की आंख थी, बिल्कुल। अर्जुन को जो मछली की आंख थी, उद्देश्य कि उसी में उसको तीर को मारना है, मुझे नहीं था कि मेरे हाथ में आने वाले 4-5 साल में डिग्री होनी चाहिए। यानी 5 बजे तक आप ऑफिस करते थे, जो नॉर्मल कामकाज था ऑफिस का वो करते थे, उसके बाद 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई। ये पूरे मीन्स सिलसिला चलता रहा 6 साल और 2000 में जाकर मुझे फाइनल बीटेक की डिग्री मिल गई। ये पूरे मीन्स सिलसिला चलता रहा 6 साल और 2000 में जाकर मुझे फाइनल बीटेक की डिग्री मिल गई। और बीटेक की डिग्री तभी मिलती है जब थोड़ा बहुत वहाँ काम हम कीजिएगा, तो फाइनली गवर्नमेंट कहते हैं जो पढ़े हैं उसको करके दिखाइए, जो इसको इंटर्नशिप करते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर का प्लांट था, तो एज मैकेनिकल इंजीनियर में काम किया, कुछ सैलरी उठाया, कुछ कमाया और पैरेलली तो यहाँ काम करता तो कुछ सैलरी अच्छी होती जा रही थी हर साल, क्योंकि लंबा काम किया। तो पैसा मेरे पास सब घूम फिर कर बचाकर मेरे पास जब 2001 के आसपास कुछ $4000 मेरा सेविंग, सारा इंस्टीट्यूट का फीस, रहना खाना पीना सब करने के बाद ही मेरे पॉकेट में, मुझे याद है कि $3-3.5 के आसपास मेरा सेविंग हो गया था। मैंने कहा मेरे लिए बहुत है। तो अब क्या हुआ कि मैं पीछे के घर के हालात देखते हुए दिमाग में जरूर बात, जो मैं जॉब कर रहा हूँ जैसे मैं हूँ, इससे मैं अपने परिवार की स्थिति को नहीं बदल सकता हूँ। मैं तो ठीक है, मेरा दाल रोटी ही चलता रहेगा और परिवार जिस हालत में मैं पीछे छोड़ कर आया हूँ, जिस गुर्बत में सब लोग रहे हैं, ये चलता रहेगा। तो मुझे जो आज उस समय क्या हुआ, जब मैं बता रहा हूँ ये 2000 के आसपास रशिया में एक पूंजीवादी पूरी चीजें शुरू हो गई थी। मीन्स जो रशिया में खाने की जगह नहीं थी, मॉस्को में खाने की चीजें नहीं मिलती थी, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, खाने की जगह कहीं ऐसी अच्छी नहीं आपको मिल पाती थी किसी रेस्टोरेंट में, वो आंखों के सामने वहां ऐसा पूंजीवाद आया कि हर मेरा क्लासमेट था, उसके बाद मर्सिडीज, BMW, बड़े बड़े घर, लोग, बड़ी कंपनियां दुनिया की सारी 6 साल में आ चुकी थी। दुनिया की एक ऐसी पूंजीवाद जो कहते हैं वहां कैपिटलिज्म आया कम्युनिस्ट के बाद 6 साल में, जो कोई, यानी उसने इस बदलाव ने, जो बड़ा बदलाव उस समय रशिया में आया, उसने अशोक तिवारी को अपना सपना और बड़ा करने के लिए प्रेरित कर दिया। यही मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा है। तो वो मैं देखा कि जो चकाचौंध, जो गाड़ियां जो हम लोग किताबों में कहीं कहीं पढ़ते थे, टीवी चैनल्स पर देखते थे दुनिया में ऐसी गाड़ियां, तो वहां तो इंडिया में तो मैं देखा नहीं था कभी ऐसी गाड़ी, और वहां भी गया तो ऐसा कुछ नहीं था। वहां की गाड़ियां जो लाडा, वोल्गा, ज़पोरोजिया, ये सब गाड़ियां वहां बिकती थी जो दुनिया में कोई नहीं जानता था। तो जब मैं देखा कि तो एक सपना बस उसी दिन से आंखों में पलना शुरू हुआ कि नहीं, कुछ करना है जिंदगी में, पीछे की जो हालात को सुधारना है, तो मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस में ही अपने तकदीर को आजमाना पड़ेगा आगे। मैं अपना इतना संघर्ष किया, इतने बड़े संघर्ष से निकल गया, एक बार और अपने तकदीर को मैं आजमाना चाहता हूँ। सारा काम छोड़ के मैं कहा कि मैं अब बिजनेस करूंगा। डिग्री हाथ में मिल गया था, ऑलरेडी मेरे हाथ में आ चुका था। ये सारी कहानी तो मॉस्को की कहानी है, लेकिन आप बैठे हैं ताशकंद के अंदर, तो उज्बेकिस्तान कैसे पहुंच गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब मुझे मैं अपना कारोबार करूं तो कहाँ करूं? सपना तो कारोबार करने का दिमाग में पाल लिया मैं कि मुझे अब बिजनेस ही करनी है, लेकिन बिजनेस कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, किस प्रोडक्ट में करनी है, ये मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई उसका रूपरेखा मैं अपने पास तैयार नहीं किया था। तो मैं सोचा कि कहाँ करूं। तब ये बात सोच लिया कि मुझे मॉस्को में तो नहीं कर सकता, तो कहाँ करूंगा। तो मैं कहा कि ऐसे देश में जाऊं जहां रहना खाना पीना कम से कम हो। तो मैं वहां से निकल गया तुर्कमेनिस्तान, मॉस्को से, अपने पास कुछ $3235 लेकर। फिर वहां से निकल तुर्कमेनिस्तान में गया, 2-4 दिन रहा, लोगों से मिला जुला, जो भी उस समय वहाँ के बिजनेसमैन थे, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स के थे चाहे फार्मा में थे। तो मैं फूड और फार्मा इसी दो लोगों से मिलता था, लेकिन सबका यही था कि एज ए बिजनेसमैन, वो भी इंडियन, उनको ये लगता था इंडियन आया है तो किसी बड़े माने घराने का ही आदमी होगा, पैसा के साथ आया होगा,
बहुत इसके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा। मीन्स कहाँ गया लोग मेरे इन्वेस्टमेंट का प्लान, बिजनेस का प्लान, और मैं तो मेरे पॉकेट में कुछ था नहीं ऐसा कुछ। अब मैं तो जो पैसा मेरे पास था बस जीने खाने के लिए था। तो मैं देखा कि सब लोग इतने बड़ी उम्मीद से, केवल सपना बड़ा था, जेब में पैसा बड़ा नहीं था। बिल्कुल सही। और लोग जो मिल रहे थे ना, वो हम मुझे एज ए इंडियन बड़े बिजनेसमैन घराने को समझ रहे थे। ये सबसे बड़ी तकलीफ में फेस किया मैं, क्योंकि जब कोई बाहर का बिजनेसमैन जाता है किसी दूसरे देश में, तो उनको ये समझ में आती है कि कोई इन्वेस्टर आया है, कुछ इन्वेस्ट करेगा। तो वही फेस किया मैं तुर्कमेनिस्तान में। वहां कुछ नहीं गया तो फिर मैं चला गया उस समय अजरबैजान, फिर चला गया कजाकिस्तान। इन तीनों कंट्री में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे कहे कि ठीक है चलो मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन कोई उस समय मेरे साथ पार्टनरशिप करने के तैयार नहीं हुआ। सबने मीन्स एक खाली जेब समझ के नहीं मिलते हैं, उसका फोन करना बंद, फोन करना, फोन नहीं उठाना। तो मैं समझ जाता था कि यहाँ बात नहीं बनने वाली, आगे बढ़ो। तो फाइनल मेरा डिसीजन था उज्बेकिस्तान, ताशकेंट। बिल्कुल, सोवियत संघ के विघटन के बाद में उज्बेकिस्तान ने भी लगभग उसी तरीके के हालात देखे थे उस समय में, क्योंकि ये भी एक नया कंट्री ही था उस समय। बिल्कुल नया कंट्री था, ये भी कंट्री 91 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और कंट्री मुश्किल आर्थिक संकट से उस समय गुजर रही थी। 2002 की बात में जब आया था यहाँ, बताया था मैं। तो उस समय मैं कहा कि अब चलो ठीक है। तो मार्केट से पता चल गया कि मुझे कि यहाँ दवा में ऐसा है कि दवा में अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो अगर मैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट में बैंक को शो करूंगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे डॉलर इंडिया भेजने का मौका मिल जाएगा। मीन्स सारे रास्ते में एक ही रास्ता था, दवा, जहाँ थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं। और इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे, दवा के केस में गवर्नमेंट का सपोर्ट था कि इसमें अगर आप दवा लाते हैं, पब्लिक उस दवा को फार्मेसी शॉप से खरीद लेती है, उसका सर्टिफिकेट बैंक को दिखाते हैं, तो आपको उतना डॉलर मिल जाएगा जिसको आप भारत भेज सकते हैं। बस मैंने उसी को फॉलो किया और दवा में काम करने का निश्चय कर लिया, मुझे दवा में ही काम करनी है। लेकिन ना मेरे पास सप्लायर, ना उसका नाम, ना उसका पता, कुछ नहीं। तो मैं क्या किया कि अब रहने का तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में उतना पैसा लगता नहीं था। तो मैं एक साइबर कैफे में जाकर डेली दिन भर रहता था, और सारे जितनी इंडियन मैन्युफैक्चर दवा के थे, गूगल पर लिस्ट निकाल कर डेली उनको मेल करना, एक टेम्पलेट बना लिया कि मेरा नाम अशोक तिवारी है, मैं उस स्थान में रहता हूँ, मैं यहाँ दवा कारोबार कर रहा हूँ। अगर आपके पास दवा यहाँ आगे काम करने का अगर आप में रुझाव है, तो मुझे आप संपर्क कीजिए। तो सब लोग इस कंट्री में ऑलरेडी सबको पता था, जो भी दवा के कारोबारी थे उनको पता था कि उज्बेक से तो उल्टा में बिजनेसमैन वापस आ रहे हैं, ये तिवारी वहां क्या कर रहा है, ये कैसे वहां क्या कर रहा है। तो लोग कहेंगे नहीं, हम लोग आकर देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है, कैसे है, उसके बाद हम लोग कारोबार शुरू करेंगे। तो मैं दिखाऊंगा क्या, मेरे पास, मैं लिखने के तो सब मेरे लिख देता था, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर था मैं कि बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस तो कुछ कर नहीं रहा था। तो मैं कहा नहीं, ऐसे काम नहीं होगा, लोग आएंगे तो और मेरी फजीहत होगी, बेइज्जती होगी। बेटर है कि मैं अपने सही पहले चीज को बताऊं कि कैसे मुझे आगे काम करना है और कैसे इसको सही रास्ते पर लाना है। तो मैं फिर पैसा मेरे पास था, चला गया भारत। मुझे विश्वास है अशोक जी कि जब आपने ये पूरी जो सफ़र किया उज्बेकिस्तान में, इसमें एक तरीके से भारत के जो राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका एक अलग काम और चार्टर होता है, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो एक तरीके से इनफॉर्मल या कहा जाए सोशल डिप्लोमेट्स होते हैं, जो कि भारत की साख अपनी मौजूदगी से वहाँ बढ़ाते हैं। भारतीयों को लेकर उज्बेक लोगों के अंदर परसेप्शन कितना चेंज हुआ जब वो आपसे मिलते, पहली बार मिले होंगे और आज में देखते हैं तो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो काम हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में किया, मीन्स 2014 में हम लोग क्लब का फॉर्मेशन किए, और पिछले 4 सालों में क्लब ने जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन रहा। इसमें हम लोग उज्बेक में, चाहे इनके पास कोई विपदा है, इनके पास अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। इनके सबसे बड़ा एक जहाँ वाटर रिजर्वायर है वहाँ का बांध टूटा था। हाँ, इतने लोग विस्थापित हुए। तो हम लोग पूरा एक चैलेंज ले कि जितने लोग विस्थापित, सबको हम लोग खाना खिलाएंगे आने वाले 3 दिनों तक। तो पूरे देखिए 3-4 दिनों में तो फिर बहुत चीज गवर्नमेंट संभल जाती है, टेंट बन जाता है, बहुत चीज होने लगती है। तो हम लोग मास लेवल पे वहां जाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था की। फिर हर साल पिछले 4 सालों से, 5 सालों से नहीं, 5 साल, हाँ 4 सालों से हर साल हम लोग एक डोनेशन कैंप यहाँ लगाते हैं, दान शिविर। उसमें जितने यहाँ अंधे लोग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं जहाँ ज्यादा बच्चे हैं, जितने अनाथालय हैं, इनमें हम लोग घूम घूम पर पूरे साल पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए।
उनका पूरा एक सूची तैयार करते हैं और एक दिन कैंप लगाकर उनकी पूरी जरूरत की चीज़ों को पूरा कर देते हैं कि जो उनको चाहिए, चाहे उनको टीवी, फ्रिज, किसी को खाना चाहिए, किसी को टेबल चाहिए, किसी को लाइटिंग चाहिए, किसी को करना है मुझे ये मेरे घर का रिपेयरिंग करा दीजिए जो जिसमें वो अनाथालय चलता है। तो ये काम हम लोग पिछले 4 साल से उज़्बेक के लिए करना शुरू किया। लेकिन बिहार में अपने गांव के लिए कुछ किया आपने? हाँ, यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ करने के बाद अब लगा कि नहीं, गांव में भी जो चीज़ें मुझे नजर आनी शुरू हो गई। जैसे आपको मैं एक्चुअली ये घटना ऐसी है कि मैं इसका भी जिक्र जरूर करना चाहूँगा आपके साथ। मैं खुद देखा जब मेरे गांव में मेरे चाचा जी का देहांत हुआ, बारिश का महीना चल रहा था, तो गांव में जो सबसे दयनीय स्थिति में देखा कि जब बारिश होती है तो कहीं डेड बॉडी को जो शव होता है उसको जलाने की कोई जगह नहीं थी। सरकार ने की तरफ से एक गांव के लिए हर जगह गांव में एक जमीन दिया जाता है जहाँ शमशान होता है। तो मेरे दिमाग में बता रहे पूरी जिंदगी कोई रहता है उसको जलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैंने गांव में बहुत अच्छा एक अभी आज से 3 साल पहले अभी बहुत मॉडर्न जो कहा जाता है क्रीमेटोरी बनाया, शमशान घाट बनाया, जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट, गैस, बिजली, मतलब जो होता है जो जिसकी हर चीज की जो जरूरत होती है जो शमशान में, वो मैंने किया। और आज एक वो किया। दूसरा उसके बाद आज मेरा जो वहाँ के गांव में एक बहुत बड़ा गांव है और कोई मंदिर नहीं था, तो शिवालय, उसके ब्रह्म का स्थान, अभी काली का स्थान, ये भी काम किया। उसके बाद अभी सबसे बड़ा मेरा आगे का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बिहार सरकार से मेरी बातें चल रही है, जो स्कूल हम लोग के हैं सरकार की तरफ से जो भी है, ठीक है, सरकार अपने हिसाब से जो करना है करती है, लेकिन आज हम लोग के गांव में एक स्कूल जो है जहाँ से मैं पढ़ाई लिखाई किया, उसके पास भवन नहीं है। एक भवन है जहाँ 1 से लेकर और 8 तक के बच्चे। लेकिन अशोक जी, आप उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाएं बनाते हैं। बिहार में भी जो है स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, तो क्या उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? अभी हम लोग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ था, अभी पिछले साल इसी साल, हाँ पिछले दिसंबर जनवरी में हुआ था, उसमें भाग लिया। और हम लोग का अभी सरकार से बात इस पर चल रही है बिहार में अपने एक दवा का प्लांट लगाने का, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग बिहार में एक बड़ा दवा का प्लांट लगाने जा रहे हैं, जहाँ से एक्चुअली बिहार की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन कोई भी अच्छी दवा का एक कारखाना वहाँ नहीं है, तो वहाँ भी मैं करने जा रहा हूँ, वहाँ भी करने। अशोक जी, मैं एक आखिरी सवाल पर आना चाहता हूं कि आपने अपने पूरे संघर्षों से सफलता की कहानी सुनाई, लेकिन पीछे मुड़ के सोचते होंगे तो कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि जितना संघर्ष आपको करना पड़ा, जिस तरीके से कुछ अनजान लोगों ने भी आपका हाथ थामा, लेकिन आपके गांव से, आपके इलाके से, आपके जन्म के देश से अगर कोई आता है तो आप उसका भी हाथ थाम सकें, कम से कम उसको उन चुनौतियों का सामना न करना पड़े। तो क्या आप भारत से आने वाले युवाओं को या जो पढ़ना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनकी भी मदद करते हैं? मेरा सबसे, देखिए मेरा ये अभी इंडिया कम्युनिटी का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले जो भी कारोबार के लोग आते हैं पहले अपना संपर्क यहाँ के दूतावास से साधते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है। दूतावास सबसे पहला मुझे नंबर देता है कि अगर आप किसी भी कारोबार से कोई कारोबार के बारे में जानकारी लेता हूँ, आप तिवारी से जाकर मिलिए। तो दूसरा मीटिंग उनका इमीडिएट मेरे ऑफिस में होता है। तो मेरा पहला काम होता है कि उन लोगों को जैसा अगर कोई दवा से रिलेटेड है तो मैं तो खुद काफ़ी हूँ, मैं खुद अपना पूरी नॉलेज रखता हूँ, सब जानकारी रखता हूँ, और उनका कोई भी प्रोडक्ट मेरे लायक होता है तो उनको मैं इमीडिएट ओके बोलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन बहुत लोग आते हैं क्योंकि मेरे पास हर सेक्टर के लोग आते हैं, उसमें आपका IT हो गया, आपके फूड प्रोडक्ट्स के हो गए, बहुत उसके बाद ये लेदर के रिलेटेड लोग हो गए, फूड प्रोडक्ट्स के लोग हो गए, बहुत लोग आते हैं। तो मेरा पहला काम है कि जितनी तकलीफ मुझे हुई है इतनी तकलीफों को ना हो, तो मार्केट में इस उज़्बेकिस्तान देश में जो प्रॉपर लोग इस प्रोडक्ट में काम करते हैं और जो पोटेंशियल उनके पार्टनर हो सकते हैं उनसे उसको लिंक कराऊं। लिंक कराने के बाद उनके बिजनेस के कारोबार को सहज कैसे बनाऊं मैं, और जो इन्फॉर्मेशन होता है मैं अपने ऑफिस में खुद में डिप्यूट रहता हूँ, और ऑफिस के जितने मैनेजर्स होते हैं, मेरे लीगल टीम होती है, उनको पूरी मदद मैं पहुंचाता हूँ कि उनको कोई मार्केट में ऐसा कुछ ना मिले लगे कि भाई उसके साथ कुछ चीटिंग हो गई, चाहे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ताकि वो आगे का काम अपने खुद प्रॉपर ढंग से और अच्छे तरीके से कर सकें। उस केवल कारोबारी ही नहीं अशोक जी, छात्रों की भी बहुत सारी जो हैं मुश्किलें होती हैं, परेशानी होती हैं, तो क्या आप उसके लिए भी काम कर रहे हैं? क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसी खबरें भी आई थी जो डिस्टर्बिंग खबरें थी, जो उज़्बेकिस्तान से भारतीय छात्रों और दक्षिण एशिया के जो छात्र हैं उनको लेकर आई थी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी एक ये बहुत बड़ा एक समस्या बनते जा रहा है। कारोबारी भी हैं, यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं। अब देखिए, जब जनसंख्या यहाँ भारतीयों की बढ़ेगी तो कठिनाइयाँ तो बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है, और वहीं अभी हो भी रहा है। छात्र आपस में एक्चुअली यहाँ सबसे बड़ा, अगर वस्तुतः देखा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ उनको एक अगर कोई कठिनाई होती है तो उनके कॉन्ट्रैक्टर को लेकर, उनके कॉन्ट्रैक्टर और इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट वहाँ ले लिया है, यहाँ पेमेंट नहीं किया है। इंस्टीट्यूट उनको फिर उसके पेरेंट्स हम लोग को फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उस जगह पे हम लोग, मैं जहाँ तक लीगल और गवर्नमेंट लेवल की बातें होती है तो उसको एक्चुअली अभी मिस्टर जो मिसेस स्मिता पंत जी आई हुई हैं, उनको मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखता हूँ। मैम भी मुझे सपोर्ट करती है कि ठीक है तिवारी जी, ये एमएससी इसको टैकल करेगी, इस काम को आप टैकल कीजिए। तो हम अपने काम को डिवाइड करके उनके प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट जो आया हुआ है उसकी पढ़ाई, जो भी एमबीबीएस का कोर्स 4-5 साल का, वो पूरा करके यहाँ से जाए। चलिए, बात तो वह है, आप तो हैं भी वैसे भी दवा के कारोबार में, तो हर समस्या और हर मुसीबत की जो दवा है वो कहीं ना कहीं अशोक तिवारी जी के पास मिल सकती है अगर उज्बेकिस्तान जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए अशोक तिवारी जी। और आपकी जो कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपकी इस कहानी को सुनकर वो तमाम युवा जो अपने देश से बाहर एक सपना लेकर जाते हैं, उन्हें अपने सपना को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं एक संबल भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।